नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। सेल साइकिल मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब इसके बाद शुरू होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, देखिए सेल डिवीजन जो है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं डिवीजन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। जो पहला होगा उसे कहेंगे डिवीजन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। डिवीजन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर। और वो डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर को बेस करता है उसके दो टाइप होते हैं। पहला है माइटोसिस। पहला है माइटोसिस। देखिए जो माइटोसिस है ये एक्चुअली में इसका दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है इसको। माइटोसिस को प्लांट्स में नोटिस किया गया स्ट्रासबर्गर के द्वारा, जबकि एनिमल्स में इसको नोटिस किया गया डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा। माइटोसिस टर्म भी जो दिया गया है, टर्म माइटोसिस, इट वाज आल्सो गिवन बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। इसको भी डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा ही दिया गया था। देखिए माइटोसिस है क्या? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है और यहां पर एक पेरेंट सेल्स है। ये पेरेंट सेल है। अब मान लीजिए ये डिप्लॉयड है 2n बराबर 10 है और इसमें डीएनए की मात्रा जो है वो 10 पिकोग्राम है। तो माइटोसिस में देखिए आपको बता रहे हैं कि ये पेरेंट सेल है, इसमें 10 क्रोमोसोम प्रेजेंट है 2n = 10 और इसमें डीएनए की मात्रा 10 पिकोग्राम है। अब जब इसमें माइटोसिस होगी तो इससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे। दो डॉटर सेल्स बनेंगे। होगा ये कि आप जानते हैं पहले से ही कि एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं। जब माइटोसिस होगी तो यहां पर जो क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि पेरेंट सेल में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड थे, क्योंकि डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमैटिड होगा? एक। तो चूंकि यहाँ पर 2n = 10 यानी कि इसमें 10 क्रोमोसोम है तो 20 क्रोमैटिड्स होंगे। अब 20 में से 10 क्रोमैटिड इधर आ गए और 10 इधर आ गए। यहां पर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड थे, यहां पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड होगा। मतलब यहां पर भी क्रोमोसोम 10 ही होंगे, लेकिन अंतर ये है कि यहां पर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड थे, अब यहां पर एक बचा। यानी कि यहां पर जो डीएनए की मात्रा होगी वो कितनी आएगी? 5 पिकोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन इसलिए है क्योंकि जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में था उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में है। यानी क्रोमोसोम के नंबर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डीएनए के अमाउंट जो था, पहले यहाँ 10 पिकोग्राम था और अब दोनों में 5-5 पिकोग्राम बचा हुआ है। तो माइटोसिस के अंदर डीएनए के अमाउंट घट करके आधा हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंज्ड। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन डीएनए की मात्रा घट के आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम माइटोसिस को देखें तो माइटोसिस में क्रोमोसोम की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। इन माइटोसिस द क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट चेंज्ड, बट क्वालिटी ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज्ड। क्वांटिटी जो होगी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्वालिटी जो है
उसकी क्वालिटी में अंतर है, क्योंकि एक क्रोमोसोम में यहाँ पर 2 क्रोमेटिड है और यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट है। दूसरी चीज देखिए कि माइटोसिस को अगर आप देखेंगे तो ये केवल सोमैटिक सेल्स में ही होती है। माइटोसिस इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स पहले आप देखते हैं, इन एनिमल्स माइटोसिस ओनली इन सोमैटिक सेल्स, लेकिन इन प्लांट्स mitosis in both somatic and germinal cell, सोमैटिक एंड जर्मिनल सेल्स। तो प्लांट्स के अंदर ये सोमैटिक और जर्मिनल सेल दोनों में होती है, जबकि एनिमल्स में केवल सोमैटिक सेल्स में ही होती है माइटोसिस। अब आप देखिएगा कि माइटोसिस जो होगी, अगर हम माइटोसिस की स्टडी के लिए आइडियल स्टडी मटेरियल देखें तो इसके लिए जो आइडियल स्टडी मटेरियल होगा, आइडियल स्टडी मटेरियल फॉर माइटोसिस इज रूट टिप इन प्लांट्स and nail base in animals। एनिमल्स में कहां पे होगा? नेल बेस पे। और प्लांट्स में आइडियल स्टडी मटेरियल कहां होगा? रूट टिप पे होगा। डिवीजन चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, डिवीजन हमेशा 2 स्टेप में पूरा होगा, और एक को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और दूसरे को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अगर हम माइटोसिस का सिग्निफिकेंस देखते हैं, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस अगर इसका देखते हैं, तो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ, रिपेयर और रीजनरेशन की। तो माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो ग्रोथ, रिपेयर एंड रीजनरेशन की, क्योंकि आप जानते हैं कि एवरी पर्सन स्टार्ट्स हिज लाइफ फ्रॉम जाइगोट। तो वो जाइगोट जो माइक्रोस्कोपिक था, वो माइटोसिस की वजह से ही वो एक एडल्ट में बदलता है, और आप जानते हैं कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल इंप्रूव हो रहा है, इट इज ओनली ड्यू टू माइटोसिस। अब माइटोसिस एक एक्टिव प्रोसेस है, इट इज एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। जब एक क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर जाता है, तो अपोजिट पोल पे जाने पे 30 एटीपी कंज्यूम होती है। जब एक क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है इन माइटोसिस, देन 30 एटीपी आर कंज्यूम्ड। तो अगर आप ह्यूमंस में देखें, इन ह्यूमंस अगर आप ह्यूमंस में देखिए तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। मतलब क्रोमैटिड का नंबर कितना हो जाएगा? 46 इंटू 2, 92 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। और एक क्रोमैटिड के लिए 30 एटीपी, देन 92 इंटू 30। मतलब यहां पर आप देखिए यानी कि 2760 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं जब हमारी सेल में एक बार होती है माइटोसिस। तो ह्यूमन सेल की माइटोसिस में लगभग 2760 एटीपी कंज्यूम होते हैं, बिकॉज माइटोसिस इज ए एक्टिव प्रोसेस and in forward movement of one chromatid about 30 ATP are consumed।
अब माइटोसिस की अगर प्रोसेस हम देख रहे हैं तो माइटोसिस आप समझ सकते हैं कि एक एक्टिव प्रोसेस है, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। एक को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस होगा। एक को कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा और एक दूसरे को साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। तो अगर हम पहले शुरुआत करते हैं कैरियोकाइनेसिस, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो जब भी माइटोसिस होगी तो 2 स्टेप होंगे, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। Then the first step is division of nucleus, that is karyokinesis. It is just after the interphase. तो जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो इसमें फेजेस हैं 4। पहले प्रोफेज, इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग फेज है। और ये देखिए कि ये एक सेल है। अब ये सेल मेम्ब्रेन हो सकती है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहां पर न्यूक्लियोलस है, तो ये न्यूक्लियोलस है। जब माइटोसिस की शुरुआत माने कि प्रोफेज की जब शुरुआत होगी तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम छोटे हो जाएं और थोड़े से मोटे भी हो जाएं। और छोटे और मोटे तभी होंगे जब क्रोमोसोम अनकॉइल होंगे। जब क्रोमोसोम में अनकॉइलिंग होगी और अनकॉइलिंग के साथ साथ कंडेंसेशन होगा। तो अनकॉइलिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अनकॉइलिंग और कंडेंसेशन हिस्टोन प्रोटीन की वजह से ही होता है। तो पहला काम जब प्रोफेज शुरू होगी तो उसमें अनकॉइलिंग और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू हिस्टोन प्रोटीन। और यहां पे देखिएगा कि ये क्रोमोसोम के बीच में क्या दिखाई देगा, एक सेंट्रोमियर दिखाई देगा। अगर ये एनिमल सेल है, तो सेंट्रियोल मूव कर जाता है टुवर्ड द अपोजिट पोल। एनिमल सेल की खास बात होगी कि अगर ये प्लांट सेल है तो कोई बात नहीं, कि एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल मूव करेगा अपोजिट पोल की ओर। तो प्रोफेज में क्या होने वाला है, अनकॉइलिंग एंड कंडेंसेशन इन क्रोमोसोम। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन। और यहां पर आप देखिए कि अनकॉइलिंग एंड कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर, थिकर एंड विजिबल। सेंट्रोमियर appears at the middle region of chromosome. In animal cell, centriole moves toward the opposite pole. At the end of prophase, nuclear membrane and nucleolus disorganizes. Golgi body and ER disappears. So nuclear membrane and nucleolus disappears. साथ साथ में गोल्गी बॉडी एंड ER are also disappears. ये भी disappear हो जाएंगे। तो प्रोफेज में देखिए क्या क्या हुआ है, अनकॉइलिंग और कंडेंसेशन हुआ क्रोमोसोम में, सेंट्रोमियर विजिबल हो गया है, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल मूव कर गए हैं अपोजिट पोल की ओर, एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसऑर्गेनाइजेस, गोल्गी बॉडी एंड ER आर आल्सो डिसएपियर्स। इसके बाद प्रोफेज के बाद नंबर 2 आता है मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। मेटाफेज एक बात और है, प्रोफेज के अंत में बिगिनिंग ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन भी शुरू हो जाता है प्रोफेज के अंत में।
मेटाफेज जब आएगा, मेटा मीन्स मिडिल होता है, और यहां पर आप देखिएगा कि ये पोल हो जाएंगे और ये मिडिल पार्ट है, इसे इक्वेटर कहा जाएगा। और अब क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे एट द इक्वेटर, क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। ये याद रखिएगा कि क्रोमोसोम का इक्वेटर पर अरेंज हो जाना ये मेटाकाइनेसिस कहलाता है। क्रोमोसोम का इक्वेटर पर अरेंज हो जाना ये मेटाकाइनेसिस या इसे कांग्रेशन कहा जाता है। इसे मेटाकाइनेसिस या कांग्रेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर, इसे मेटाकाइनेसिस या कांग्रेशन कहा जाएगा। क्रोमोसोम जो बड़े होंगे, लार्जर क्रोमोसोम्स आर पेरिफेरल, जो बड़े क्रोमोसोम होंगे वो पेरिफेरल होंगे, छोटे वाले बीच में होंगे। क्रोमैटिड्स जो होते हैं, क्रोमैटिड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द अपोजिट पोल, क्रोमैटिड्स जो हो जाते हैं ये अपोजिट पोल की ओर डायरेक्ट करते हैं। जैसे ये देखिए इधर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो मेटाफेज के क्या हो रहा है, पहली चीज मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटर, दूसरी इसे मेटाकाइनेसिस या कांग्रेशन कहेंगे। दूसरी बात है कि लार्जर क्रोमोसोम्स आर पेरिफेरल एंड स्मॉलर एट द मिडिल रीजन। तीसरी बात है क्रोमैटिड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब देखिए मेटाफेज इज द बेस्ट फेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए जो बेस्ट फेज है वो मेटाफेज होती है। आगे देखेंगे स्पेंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम अपोजिट पोल। स्पेंडल फाइबर ओरिजिनेट होंगे अपोजिट पोल पे, एंड ये स्पेंडल फाइबर जो होंगे अपोजिट पोल से जब ओरिजिनेट होंगे एंड देन दे फॉर्म द कांटेक्ट फ्रॉम सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। स्पेंडल फाइबर अपोजिट पोल से ओरिजिनेट होंगे और ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अपना कांटेक्ट बनाएंगे। स्पेंडल फाइबर आप जानते हैं कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं यूकैरियोट्स। अब स्पेंडल फाइबर आप देखिएगा दो तरीके के होंगे, एक कंटिन्यूअस होते हैं और एक डिसकंटिन्यूअस होते हैं। अब ये सपोर्टिंग फाइबर्स कहलाते हैं, सपोर्टिंग फाइबर्स, और ये क्रोमोसोमल फाइबर्स कहलाते हैं। एक सपोर्टिंग फाइबर्स हैं और एक क्रोमोसोमल फाइबर्स। अब देखिएगा कि ये अपना कांटेक्ट बनाते हैं, सेंट्रोमियर में मौजूद होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। तो दे फॉर्म द कांटेक्ट फ्रॉम काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। तो मेटाफेज में आप देखें क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए, स्पेंडल फाइबर डेवलप हो गए हैं। दो तरीके के क्रोमोसोमल फाइबर हैं और सपोर्टिंग फाइबर है। एक पोल टू पोल है सपोर्टिंग फाइबर, दे आर कंटीन्यूअस, और दूसरी क्रोमोसोमल फाइबर है फ्रॉम पोल टू सेंट्रोमियर। स्पेंडल फाइबर फॉर्म द कांटेक्ट फ्रॉम सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर पे जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर एंड दे डेवलप द रिपल्सिव फोर्स, और ये सेंट्रोमियर पर रिपल्सिव फोर्स को डेवलप करते हैं। इट इज द बेस्ट फेज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट वन इज एनाफेज। एनाफेज में आप देखिएगा कि इसके पुल एंड पुश, यानी कि जो सपोर्टिंग फाइबर हैं ये पीछे एक्सपेंड होने लगते हैं, तो ये प्रोसेस को पुश करते हैं, और क्रोमोसोमल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो एक में इलॉन्गेशन होगा, एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसे पुश एंड पुल मैकेनिज्म कहते हैं। उसकी वजह से क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर क्या कर जाएगा, वो डिवाइड कर जाएगा, और क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिवाइड करने के साथ साथ अब ये क्रोमैटिड्स जो होंगे ये दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये इस तरीके से, तो एक में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दूसरे में एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम इज डिवाइडेड। एनाफेज को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस,
एनाफेज के अंदर पुल एंड पुश मैकेनिज्म की वजह से क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा एंड क्रोमैटिड्स आर मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल। एंड द क्वेश्चन इज दैट कि पहले भी देखिए 3 ही क्रोमोसोम थे, लेकिन यहां पर भी 3 क्रोमोसोम में से प्रत्येक में 2-2 क्रोमैटिड्स थे। अभी भी यहां पर भी 3 ही क्रोमैटिड्स ऊपर गए, 3 नीचे गए, यानी कि एक ही क्रोमोसोम डिवाइड हो गया एंड एवरी क्रोमैटिड इज एक्ट एज अ क्रोमोसोम, यानी कि ऊपर भी 3 ही क्रोमोसोम है और नीचे भी 3 ही क्रोमोसोम। यहाँ भी 3 थे। अंतर क्या है, यहाँ एक क्रोमोसोम में 2 धागे थे, यहाँ पे 1 है। दैट मींस अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू जस्ट हाफ बट द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। मेटाफेज इज द बेस्ट फेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। शेप ऑफ क्रोमोसोम के लिए बेस्ट फेज जो है वो मेटाफेज, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम के लिए बेस्ट फेज जो होगी वो मेटाफेज होगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम के लिए बेस्ट फेज मेटाफेज होती है। एनाफेज के बाद नंबर आता है टीलोफेज का। अब अगर आप टीलोफेज पे जाते हैं, नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। अगर आप इस पे जाइए तो क्या होगा, क्रोमैटिड्स पहुंच जाएंगे कहां, अपोजिट पोल की ओर। क्रोमैटिड्स आर रीच्ड अप टू अपोजिट पोल, स्पेंडल फाइबर डिसअपियर्स, स्पेंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी एंड ईआर आर रीऑर्गेनाइजर्स। तो ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है और ये न्यूक्लियोलस आ गया है, न्यूक्लियोलस आ गया है। इसका मतलब एक पेरेंट न्यूक्लियस है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। एंड हियर these daughter nuclei are identical in shape, ये दोनों आइडेंटिकल इन शेप है और इनमें वही क्रोमोसोम नंबर है जो इसके पेरेंट न्यूक्लियस में था। कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरा शुरू होता है जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब अभी आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गए। तो अगर मान लीजिए कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो यहां पर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे सेल को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहेंगे। और ये 2 तरीके की होती है, एक को सीनो और एक को कहते हैं सिनसाइथियम, एक को सिनोसिटिक और एक को सिनसाइथियम। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद न हो पाए क्या, साइटोकाइनेसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं हाइफी ऑफ राइजोपस, सिनसीथियम का मतलब होता है कि अगर 2 सेल्स के बीच की पार्टीशन वॉल डिसॉल्व कर जाए, ये सेल्स हैं, अगर इनके बीच की पार्टीशन वॉल डिसॉल्व कर जाए तो निश्चित तौर से एक सेल में एक से अधिक न्यूक्लियस हो जाएगा, जिसे सेल्स ऑफ बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस, सेल्स ऑफ बॉडी वॉल ऑफ एस्कैरिस। अब देखिए कि अगर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, तो कभी भी एक सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस नहीं होगा। तो एक सेल के अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस नहीं होगा। आपको ने पहले ही बताया है कि इन प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस होती है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है। तो ये बताया था कि ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। और इन एनिमल्स साइटोकाइनेसिस होती है बाय फेरो फॉर्मेशन, और ये मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल, सॉरी सेंट्रीपिटल होता है, सॉरी
ये सेंट्रीपिटल होगा, ये सेंट्रीपिटल। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं माइटोसिस में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन सेल्स। एन सेल्स के लिए, एन सेल्स के लिए कितने डिवीजन होने चाहिए? एन सेल्स की नंबर ऑफ डिवीजन फॉर्मूला होगा n-1। मान लीजिए 5 सेल बननी है तो 1 से 2, फिर 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। अब देखिए कितने डिवीजन चाहिए? 4 से अधिक चाहिए, 1 2 3। कितने चाहिए होगा? 3। तो यहां 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो अगर मान लीजिए कि सेल्स क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन सेल्स। एन सेल्स के बनाने के नंबर ऑफ डिवीजन कितने चाहिए होंगे? n-1। अगर 100 सेल है, अगर 100 सेल बननी है तो डिवीजन्स कितने चाहिए? 99 चाहिए, अगर 100 सेल बननी है। दूसरी बात ये कि एक क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइम्स, अगर टाइम्स में पूछे हाउ मेनी टाइम्स, मानिए 512 सेल बननी है तो कितने बार माइटोसिस होगी? तो यही होता है 1 से 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 512। कितनी बार डिवीजन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 9। तो अगर आप पूछा जाता हाउ मेनी टाइम्स तो आप ऐसे निकालोगे 1 से 2 4 फिर 8 16 32 64। और अगर हाउ मेनी पूछता है तो अगर हाउ मेनी पूछा गया होता तो n-1 यानी कि 512 माइनस 1 यानी कि 511 हो जाता। इतना हाउ मेनी टाइम्स पूछा है तो आप इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। समय इसमें बहुत कम लगता है और इसमें गलत होने के चांस लगभग 0 होते हैं, तो इसको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। हाँ, अगर उसने 513 पूछा है, 512 की जगह 513 पूछा है तो फिर आपको नेक्स्ट डिवीजन में जाना ही पड़ेगा, यानी कि वो 1024 तक कितने डिवीजन होंगे? 10। क्योंकि आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है कि 512 13 एक ही जैसा है। अगर वो 510 पूछेगा, 511 पूछेगा तब तो आंसर आपका वही आएगा 9। लेकिन 513 पूछा, 513 से 1024 तक आपका आंसर 10 आएगा। तो इस तरीके से माइटोसिस हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मियोसिस को कंसीडर करूंगा। थैंक यू।